नमस्कार, स्वागत आप सभी का खेलों में खास के साथ। स्पोर्ट्स जिंदगी का ये डेली स्पोर्ट्स अपडेट्स का शो है खेलों में खास। मैं हूं संजय बैनर्जी, आप सभी का स्वागत। आज की अगर आप खबरों को देखें तो जो सुर्खियां हैं वो खास ये हैं कि आज से ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है। कोरोना काल में ये पहली ओडीआई सीरीज होगी जहां इंग्लैंड और आयरलैंड एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दूसरी खबर ये है कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने 4 और इवेंट्स कैंसिल कर दिए हैं कोरोना के चलते। और तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद जो ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट चल रहा है, लेजेंड चेस टूर्नामेंट, उसमें एक और मुकाबला हार गए हैं। लेकिन शुरुआत हम करेंगे क्रिकेट के साथ और क्रिकेट पर चर्चा के लिए मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा। धन्यवाद अशोक जी, नमस्कार। अशोक जी, टेस्ट सीरीज को हम लोगों ने मिलकर के निपटा दी। बड़ी टेस्ट सीरीज थी, बात के बहुत टेस्ट सीरीज हुई, कोई खास इसमें झमेला नहीं हुआ। लेकिन अब सीरीज शुरू हो रही है और ये एक इंडिकेशन है कि क्रिकेट छटपटा रहा है कोरोना काल में चीजों को पटरी पर लाने के लिए। इंग्लैंड और आयरलैंड आज से ओडीआई सीरीज में एक दूसरे के आमने सामने हैं। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज है। जी बिल्कुल, क्योंकि काफी कांटे की टक्कर होने की संभावना। एक तो जो इंग्लैंड का कप्तान है वो आयरिश खिलाड़ी, वो भी एक नई तरह की चुनौती है। जो आयरलैंड के खिलाड़ी वो समझते हैं कि ये हमारा खिलाड़ी। तो और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि एक दिवसीय क्रिकेट की जिस तरह शुरुआत, और फिर आयरलैंड अपने आप को साबित करना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि वो कभी वर्ल्ड कप में आते हैं, कभी नहीं आते हैं, रेगुलर नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक नई चुनौती, और आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के आसपास के देश हैं और एक नई चुनौती की तरह आयरलैंड इसको लेने जा रहा है। बिल्कुल, ये जो ओडीआई की जो वर्ल्ड सीरीज है इसकी शुरुआत भी हो रही है इस इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच इस मुकाबले से। आयरलैंड में केविन ओब्रायन जैसे बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और जहां तक इंग्लैंड का सवाल है, ऑयन मॉर्गन टीम के कप्तान होंगे, और खासतौर से जो शॉर्टर फॉर्मेट है उसके वो जबरदस्त प्लेयर है। वर्ल्ड कप जितवाया इंग्लैंड को, पहला अंग्रेज कप्तान या आयरिश कप्तान जिसने इंग्लैंड टीम को वर्ल्ड कप में जीत अर्जित कराई है। और जो महत्वपूर्ण बात इंग्लैंड के लिए कि जो रूट और बेन स्टोक्स इस टीम का हिस्सा नहीं। जॉनी बेस्टो, मोइन अली, ये कुछ वो खिलाड़ी हैं जिनको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक और मौका है, इंग्लैंड में वापसी करने का एक और मौका। तो कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी के लिए चुनौती। रॉय साहब की भी वापसी हो रही है। जेसन रॉय वापस लौटेंगे। जी हाँ, जेसन रॉय को टेस्ट प्लेयर बनाना चाहते थे, लेकिन वो हर एक आदमी सोच रहा है कहीं ना कहीं हम सहवाग को टेस्ट क्रिकेट में की तरह वनडे की जो बढ़िया खेलता है उसको टेस्ट क्रिकेट में उतारे और सफल हो। इसकी संभावना ना के बराबर दिखाई देती है। और जेसन रॉय का ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट का जो जीवन है वो लगभग समाप्त हो चुका। अशोक जी, इंग्लैंड और आयरलैंड की इस सीरीज को अब दरकिनार करते हैं, भारतीय क्रिकेट पर आते हैं। आईसीसी की जो ताजा रैंकिंग है उसमें टॉप 2 हमारे हैं। विराट कोहली टॉप पर हैं और रोहित शर्मा नंबर 2 पर हैं, और उसके बाद सब कुछ खाली है। कोई भी बैट्समैन आईसीसी की जो फहरिस्त है उसमें शामिल नहीं है। बॉलर्स का अगर आप जिक्र करें तो जसप्रीत बुमराह के अलावा और कोई भी रैंकिंग में अपनी जगह नहीं बना पाया है। तो ये क्या इंडिकेशन है, इसे आप किस तरह से लेते हैं कि हम टॉप पर हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, या हम काफी मजबूत हैं? देखिए, हम हर बार जब बात करते हैं भारतीय टीम की तो टॉप हैवी की बात करते हैं। जो पहले 3 खिलाड़ी उन पर काफी दारोमदार रहता है, और जिस खेल में वो आउट हो जाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो या चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, हर जगह जब पहले 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो हमारा मध्य इतना मजबूत नहीं है। यहाँ तो उनको मौके नहीं मिलते कि वो 3 खिलाड़ी लगातार आमतौर पर बढ़िया प्रदर्शन करते हैं और खेल को जीत की दिशा में ले जाते हैं भारतीय टीम को। तो कहीं ना कहीं जो मध्य क्रम है उसको थोड़ा आपको मजबूत करना होगा। हालांकि श्रेयस अय्यर के आने के बाद शायद ऐसा लगता है कि मध्य क्रम थोड़ा और मजबूत होने की संभावना दिखाई दे रही है, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि
शायद जो मध्य क्रम है उसको अगर आप रोटेट करके खेले तो शायद भविष्य के लिए भारतीय टीम के लिए बेहतर हो। बिल्कुल। और खासतौर से गौतम गंभीर ने जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया से हमारी अगली सीरीज है वो काफी चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि वार्नर की वापसी हुई है, स्मिथ की वापसी हुई है, और 2018 में जो सीरीज थी उसमें ये लोग शामिल नहीं थे। तो इन दोनों की मौजूदगी से हमारे लिए चुनौती ज्यादा होगी, लेकिन हमारे बॉलर्स में वो मानता है कि हम ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को तहस नहस कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन? देखिए, जहां तक भारतीय गेंदबाजी का सवाल है, हम दुनिया में अव्वल गेंदबाज हैं, हम किसी भी टीम को चुनौती दे सकते हैं। और बुमराह, शमी, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, उमेश यादव कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी टीम पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन जहां तक ऑस्ट्रेलिया का सवाल, मैं बिल्कुल सहमत हूं। हालांकि छोटा नहीं करना चाहता हूं भारतीय टीम की लास्ट श्रृंखला की जीत को, लेकिन एक बात तय है, वार्नर और स्मिथ के आने से 1 और 1 11 हो जाते हैं। उनके आने से बहुत मजबूत हो गई, और फिर लैबुशेन एक नया खिलाड़ी उनके पास आ गया है, जिसके आने से जो कमजोर मध्यक्रम दिख रहा था पिछली श्रृंखला में, वो अब काफी मजबूत स्थिति में। अच्छा अशोक जी, एक बात थोड़ी सी जिस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। पिछले कुछ समय में विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दो नाम ऐसे हैं जो भारतीय बल्लेबाजी में, भारतीय टीम में टॉप पर हैं। लेकिन जितने फॉर्मर प्लेयर्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं वो या अभी के जो प्लेयर्स भी हैं वो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि रोहित शर्मा काफी बेहतर है। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि रोहित शर्मा को लोग अचानक इस तरह से पसंद क्यों करने लगे हैं। विराट कोहली की तारीफ उस तरह से सुनाई नहीं दे रही। देखिए, विराट 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 है। देखो, विराट की तुलना आप नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि रोहित ने एक दिवसीय क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन किया, 3 दोहरे शतक, जो अपने आप में एक अजूबा। और फिर जिस तरह उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की, अभी तक टेस्ट क्रिकेट में वो अपना दबदबा कायम नहीं कर सकता। सबकी अपेक्षा ये है कि वो शायद वो करिश्मा कर पाए जो वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में किया था। तो वनडे क्रिकेट के चैंपियन गेंदबाज है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी भी उनको अपनी छाप छोड़नी। और मैं तुलना इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि तुलना जरूर होती है, चाहे गावस्कर विश्वनाथ की हो, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ की हो, और अब रोहित शर्मा और विराट कोहली। लेकिन अभी अगर मैं कहूं, रेस में विराट कोहली शायद रोहित शर्मा से आगे, हालांकि दोनों महान खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले कि आप यहां से जाएं, हम आपको वो स्टैट्स दिखाते हैं जो कि कल से जो ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है, उस ओडीआई सीरीज के जो स्टैट्स हैं वो कितने दिलचस्प होंगे, इस पर हम एक नजर दौड़ा लें। क्योंकि हमारे जो मित्र हैं और बहुत ही शानदार स्टैटिस्टिशियन है मोहम्मद अशाउद्दीन साहब, उनके कुछ स्टैट्स हैं, पहले हम उन पर नजर दौड़ा लेते हैं। इसी सीरीज से वर्ल्ड सुपर लीग की शुरुआत हो जाएगी। इससे यह तय होगा कि 2023 में भारत में होने वाले विश्व कप के लिए कौन कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। इंग्लैंड ने आयरलैंड के साथ अधिकतर वनडे सीरीज आयरलैंड की भूमि पर ही खेला है। 2017 में सिर्फ एक बार दोनों देश इंग्लैंड की भूमि पर वनडे सीरीज में खेले हैं। इसके अलावा 6 बार सीरीज आयरलैंड में हुई है। कुल 7 सीरीज में इंग्लैंड 6 बार जीता है। एक बार मुकाबला खराब मौसम के कारण अधूरा रहा था। कुल मिलाकर इंग्लैंड ने 10 में से 8 वनडे मैच जीते हैं। एक में आयरलैंड जीतने में सफल रहा है। आयरलैंड को इंग्लैंड पर एकमात्र जीत 2011 के विश्व कप में मिली थी, जब उसने यह मैच 5 गेंदों के शेष रहते हुए 3 विकेट से अपने नाम कर लिया था। विश्व कप के उस मैच में इंग्लैंड ने 327 रन बनाए थे, जिसे आयरलैंड ने पार कर लिया था। यह भी दिलचस्प है कि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सीरीज में ज़बरदस्त प्रदर्शन करने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन भी उस मैच में खेले थे, लेकिन सिर्फ एंडरसन को विकेट मिला था। इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन आयरलैंड के खिलाफ 5 बार कप्तानी कर चुके हैं और हर बार जीते हैं, जबकि आयरलैंड के कप्तान एंडी बालविर्नी इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार कप्तानी करेंगे। वैसे एंडी इसी साल वेस्टइंडीज़ के खिलाफ बतौर कप्तान 2 मैच हार चुके हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स अशोक जी, और क्रिकेट की खबरों पर जुड़ने के लिए और खास तौर से हम यही कहेंगे कि इंग्लैंड आयरलैंड की सीरीज पर आप नजर बना करके रखें, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। तो अब 2 खबरों का हम और जिक्र कर लें क्रिकेट के बाद। वो है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने अपने जो तमाम टूर्नामेंट्स हैं वो कैंसिल कर दिए हैं, और उनका कहना है कि जब तक कोरोना की सिचुएशन ठीक नहीं होती वो कोई भी टूर्नामेंट आयोजित नहीं करेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने प्लेयर्स की हिफाजत कर सकें, ऐसा उनका कहना है। ताइपे और कोरिया ओपन 2 कैंसिल कर दिए गए हैं, और इससे पहले आप जानते हैं कि हैदराबाद ओपन भी होना था अगस्त में, 11 से 16 अगस्त तक, वो भी कैंसिल कर दी गई है। तो बैडमिंटन अभी कतई
नहीं आना चाह रहा है कोरोना के दौरान इंटरनेशनल इवेंट्स में। और इसके अलावा रियल मैड्रिड के जो स्ट्राइकर हैं स्पेन के मारियानो डियाज, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। चैंपियंस लीग में 8 अगस्त को उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ मैच खेलना है और डियाज अब उसमें नहीं खेल सकेंगे, ये तय है। लेकिन ये देखना होगा कि और कोई प्लेयर कहीं पॉजिटिव इसमें निकल करके ना आए, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। तो कोरोना की ये 2 खबरें थी। तो जैसा कि आप जानते हैं 29 जुलाई का दिन भारत के लिए, भारत के स्पोर्टिंग वर्ल्ड के लिए खासतौर से 2 चीजों के लिए बहुत मशहूर है। एक तो 29 जुलाई 1980 को हमने ओलंपिक का आखिरी गोल्ड जीता था और दूसरा 29 जुलाई मोहन बगान डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। पहले हम हॉकी पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ ही मौजूद हैं समीर दाद, भारत के तेज तर्रार फॉरवर्ड, जाने माने ओलंपियन। समीर, 40 साल से ओलंपिक में भारत के लिए किसी भी मेडल का टोटा है, सूखा है। आपको लगता है कि ये सूखा खत्म होगा? यकीनन देखिए, उस टाइम हमारी हॉकी बहुत ही ज्यादा फॉर्म में थी और बहुत ही हम 75 में ही वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद 80 में ओलंपिक का गोल्ड, उससे पहले भी कई बार हम ओलंपिक गोल्ड जीत चुके थे। तो एक दबदबा था पूरी दुनिया में हॉकी का हमारी। और जो ये गैप आ गया, इसमें मैं जरूर मानता हूं कि कई जगह हमारी, आप ये कह लीजिए कि किस्मत जो थी वो उसने साथ नहीं दिया। जिसका मैं जिक्र करूं कि जिस टीम का मैं खुद भी सदस्य था, सिडनी ओलंपिक 2000 वाला, बहुत करीब थे हम मेडल के, लेकिन एक चूक जो थी उससे हम बहुत ज्यादा पीछे चले गए। पोलैंड जैसी टीम से हम लास्ट मिनट में ड्रॉ खेल गए मैच। तो ठीक है, लेकिन वो जैसा आपने कहा कि वो निकल चुका है। आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में मैंने भुवनेश्वर में ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम से जो हमारी टीम खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम ऊपर की 2 टीमें हैं जो टॉप 2 में और टॉप 4 में हमेशा रहती हैं। तो उनके खिलाफ जो हमारी टीम खेल रही थी, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आने वाले टाइम और टोक्यो ओलंपिक में हम पोडियम फिनिश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। थैंक यू समीर, हमसे जुड़ने के लिए। और बराबर हम आपको बीच बीच में आमंत्रित करते रहेंगे अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। और अब जैसा कि हमने जिक्र किया, 29 जुलाई का दिन न सिर्फ मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड के लिए हमारे लिए अहम था, बल्कि मोहन बगान डे ये भी 29 जुलाई ही है। और मोहन बगान डे, आप जानते हैं कि कोलकाता में अगर मोहन बगान डे है तो आधा कोलकाता उसी में रमा होगा, इसमें कोई शक नहीं। और नीलाद्री सेन हमारे साथी जो कि फुटबॉल पर नजदीक नजर रखते हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। नीलाद्री, वेलकम। थैंक यू संजय जी, थैंक यू वेरी मच। तो मोहन बगान डे पर रसगुल्ला, मिष्टी दोई कुछ हुआ नीलाद्री या नहीं? ईस्ट बंगाल के सपोर्टर हैं क्या? नहीं, मैं तो ईस्ट बंगाल का सपोर्टर नहीं हूँ, मोहन बगान का ही सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं कमेंटेटर हूँ, सो कमेंटेटर शुड नॉट बी पार्टिसन। करेक्ट। Anyway, but because you have asked me, I have to say, लेकिन एक बात मैं जरा I beg to disagree on one point, that is this particular day. Yes, it is true that the entire Bengal is divided into 2 parts when Mohun Bagan plays Bengal. The entire Bengal is divided, like this vertical crack हो जाता है। लेकिन इस खेल में, this particular game, the 1911 IFA Shield, which Mohun Bagan won, and which is really the day for which Mohun Bagan Day is celebrated, was not merely for the Mohun Bagan fans to enjoy, but it was for the entire country to enjoy. ऐसा हुआ था कि 1911 was the first time when an Indian football team won the prestigious IFA Shield, and that final match, which was played on this particular day between Mohun Bagan and East Yorkshire Regiment, was a battle between India and England in a sense, and people came to watch Mohun Bagan win, and 80,000 people came. Can you imagine? So on this day, all the club members gather in the club, and when Mohun Bagan Ratna, an award, is awarded to the players who were outstanding and played for the club. इस बार 2 players को मिला है ये award,
who are not footballers but who played for Mohun Bagan. One is the legendary Gurbakh Singh and one cricketer Palash Nondi. And we had a virtual celebration today, a virtual Mohun Bagan Day celebration. All the people, Mohun Bagan supporters all over the world watched that celebration. थैंक यू नीलाद्री। आप बीच बीच में हम आपको इसी तरह से परेशान करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट। That's a privilege and pleasure. Thank you. थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खेलों में खास। हम आपको ये भी बता दें कि खेलों से जुड़ी हुई तमाम खबरों का अपडेट हम हर रोज आपके लिए लेकर के आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आता होगा। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, connect@sportszindagi.com। फिलहाल इजाजत संजय बैनर्जी को। नमस्कार, टेक केयर।